पिछले क्लास में हम लोग रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ रहे थे। उसी को हम आज कुछ और आगे बढ़ाएं। शायद एक क्वेश्चन हम दिया हुआ था। क्वेश्चन था शो दैट J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। यही क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, हम लोग लिखेंगे J इज इक्वल टू I बाई ए होता है, लोग सब जानते हैं। और I को लिख सकते हैं हम लोग NEA इंटू VD बाई ए कैंसिल आउट NE इंटू VD। NE रहने देंगे, VD को लिख सकते हैं EE इंटू टो बाई M इज इक्वल टू NE स्क्वायर E बाई M इंटू टो। देखो इतना हम लोग पिछले क्लास में सिग्मा के बराबर लिखा था, तो यहाँ कर देते हैं, E अलग कर देते हैं, सिग्मा इंटू यही लाना था। वेयर NE स्क्वायर टो बाई M इज इक्वल टू सिग्मा मीन्स कंडक्टिविटी। कहाँ से हम लोग बात शुरू किया? J इज इक्वल टू I बाई ए होता है, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हम लोग का रिलेशन था VD इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाई NEA। तो यहाँ से I इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग NEA इंटू VD। I की जगह पर ये लिख दिया। A कैंसिल आउट हो गया, N इंटू ई रहा, N इंटू ई, और VD का VD रह गया। N इंटू ई रहने दिया, VD का एक और जो फॉर्मूला था E इंटू ई इंटू टो बाई M डाल दिया हम लोग। इसको हम E को अलग कर दिया, बाकी सबको ऐसा लिख दिया N E स्क्वायर, टो इसके साथ ले आए, M रहने दिया, E को अलग कर दिया। और इतने के बराबर पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं सिग्मा होता है। देयरफॉर J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। ये करंट डेंसिटी हो गया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये लाना था। लास्ट क्लास में हम लोग रेसिस्टिविटी का एक फार्मूला निकाला था, रो इज इक्वल टू M NE स्क्वायर इंटू टो। इस फार्मूले की मदद से हम लोग देखा था कि ये दो चीज़ पर डिपेंड करता था रेसिस्टिविटी। M इलेक्ट्रॉन का मास इस पर डिपेंड नहीं कर रहा था, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इस पर भी डिपेंड नहीं कर रहा था, एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पॉइंट वॉल्यूम था। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पॉइंट वॉल्यूम डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होता, तो इस पर डिपेंड कर रहा था, यानी नेचर पर डिपेंड कर रहा था। और दूसरा टो पर डिपेंड कर रहा था। टो क्या होता है? टेम्परेचर के टो का मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से टो घटता था, तो जो टो घटेगा उसके हिसाब से क्या होगा, रो बढ़ जाएगा। तो जिस हिसाब से हम रेसिस्टेंस में बोलते थे कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ता है, उसी तरह से यहाँ हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी बढ़ेगा।
यहाँ पे हेडिंग दे दें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अगर मटेरियल से में मटेरियल चेंज नहीं करते हैं तो ये तीनों कांस्टेंट हो जाएगा। तो रो वेरीज एज 1/2। relaxation time tau decreases with increase in temperature. Relaxation time tau decreases with increase in temperature. Hence as per above relation, resistivity of conductor increases with increase in temperature, as per relation given below. Relaxation time tau decreases with increase in temperature. Hence, as per above relation, resistivity of conductor increases with increase in temperature as per relation given below. Rho t is equal to rho 0 1 plus alpha r t। जस्ट लाइक रेसिस्टेंस वाला मामला वहाँ भी यही था, यहाँ रेसिस्टेंस यूज़ कर रहे थे आर टी इक्वल टू आर ज़ीरो, वहाँ हम अल्फ़ा यूज़ करते थे, उसको बोलते थे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। यहाँ भी अल्फ़ा यूज़ किया लेकिन दोनों में फ़र्क होना चाहिए, तो इसमें आर लगा दिए, इसको बोलेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, क्योंकि दोनों अल्फ़ा में कुछ डिफरेंस होना चाहिए इसलिए ऐसा किया गया। व्हाट इज़ रो ज़ीरो? रो ज़ीरो इज़ resistivity at 0 degree centigrade. Rho t is equal to resistivity at t degree centigrade और अल्फ़ा r is equal to temperature coefficient of resistivity. Temperature coefficient of resistivity। तो नया कुछ नहीं है, जैसा वहाँ था, खाली आर की जगह यहाँ रो यूज़ किया है, रेसिस्टेंस की जगह पर रेसिस्टिविटी यूज़ किया है। तो अगर रेसिस्टेंस वाली बात हमको याद है तो इसको भी हम आसानी से कर सकते हैं, सिर्फ रो की जगह आर के जगह पर हम रो रिप्लेस कर देंगे, बाकी सब कुछ वही रहेगा। अब अल्फ़ा के जगह पे आर करेंगे, वहाँ हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस बोलते थे, यहाँ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी बोलते।
अब जिस तरह से वहाँ पे हम लोग लिखते थे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, जस्ट लाइक उसी तरह से हम लोग लिखेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या चीज़। Rho t minus rho 0 is change in resistivity. Rho 0 resistivity at 0 degree centigrade means original resistivity. Rho t is equal to change in temperature. यहीं से उसको डिफाइन करेंगे। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी इज डिफाइंड एज चेंज इन रेसिस्टिविटी पर यूनिट रेसिस्टिविटी पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी इज डिफाइंड एज चेंज इन रेसिस्टिविटी पर यूनिट रेसिस्टिविटी पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। यानी यूनिट डिग्री राइज इन टेम्परेचर से यूनिट रेसिस्टिविटी में जो चेंजेस आएगा उसी चेंज को कहा जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। इसका यूनिट भी वही होगा, डायमेंशन भी वही होगा जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस का हुआ करता है। अल्फ़ा आर पॉजिटिव फॉर मेटल्स यानी कंडक्टर्स, अल्फ़ा आर नेगेटिव फॉर सेमी कंडक्टर। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होता है एंड इस केस में आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेसिस्टिविटी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे रेसिस्टिविटी घटेगा। सेमी कंडक्टर जिसका एग्जांपल दिया गया जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, इस केस में अल्फ़ा आर नेगेटिव होता है। इसके केस में टेम्परेचर बढ़ाओगे रेसिस्टिविटी घटेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेसिस्टिविटी घटेगा, टेम्परेचर घटाओगे रेसिस्टिविटी बढ़ेगा। यानी उल्टा केस होता है जो रेसिस्टेंस में हम लोग देखा था। अब जो हम लोग अभी लिखा है कि
सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर घटता है तो उसके लिए एक एक्सप्रेशन आता है, उसको नीचे लिख लो। तो ये सिर्फ सेमीकंडक्टर में ही यूज़ नहीं होता है, बल्कि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, लिख दो। रेसिस्टिविटी of semiconductor and insulator, resistivity of semiconductor and insulator both decreases with increase in temperature as per relation given below, as per relation given below। इजी को बोलते हैं एनर्जी गैप, के को बोलते हैं हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी को बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब इसके लिए अगर ग्राफ हम खींचते हैं तो इधर हम लोग टेम्परेचर अगर लेंगे, इधर हम लोग रेसिस्टिविटी लेंगे, रेसिस्टिविटी इसको हम लोग रोज से दिखाते हैं, तो इसका ग्राफ ऐसा आता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेसिस्टिविटी घटता जाता है, जैसे टेम्परेचर घटता है रेसिस्टिविटी बढ़ता है। एनर्जी गैप है। अब एनर्जी गैप क्या है अभी समझने से कोई फ़ायदा नहीं है, आगे हम लोग जब सेमीकंडक्टर करेंगे तो उसको हम लोग बताएंगे क्या होता है, अभी जानने से कोई मतलब नहीं। तो इस इक्वेशन से हम ये देख रहे थे कि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में इसी रिलेशन के अनुसार टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी घट रहा था और टेम्परेचर घटाने से रेसिस्टिविटी बढ़ रहा था। जब इस इक्वेशन के मुताबिक हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ का शेप यही आता है। ये ग्राफ ये बताता है, अलग अलग वैल्यू हम डालेंगे टेम्परेचर का और उसके हिसाब से अलग अलग रो निकालेंगे तो इस तरह का ग्राफ आता है। तो ये ग्राफ शो करता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है रेसिस्टिविटी का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, और जैसे जैसे टेम्परेचर घट रहा है रेसिस्टिविटी का वैल्यू बढ़ जा रहा है। तो ये ग्राफ जो आ रहा है ये दोनों के लिए, अगर क्वेश्चन पूछता है कि रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ इंसुलेटर के लिए ड्रॉ कीजिए तब भी यही ग्राफ देंगे, अगर बोलेगा सेमीकंडक्टर के लिए खींचिए तब भी यही हम लोग देंगे। कभी कभी 2 नंबर में दे देता है कि ड्रॉ ग्राफ फॉर वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी विथ टेम्परेचर फॉर इंसुलेटर, तब भी ये लिखेंगे, फॉर सेमीकंडक्टर तब भी ये ग्राफ हम लोग देंगे। ये ग्राफ का बेसिक यहाँ से ओरिजिन कहाँ से बनता है, इसी में हम टेम्परेचर का डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे, उसके हिसाब से हम रो निकालेंगे और पॉइंट को अगर प्लॉट करेंगे तो इस तरह का नेचर आता है। तो ये है ग्राफ बिटवीन रेसिस्टिविटी एंड टेम्परेचर फॉर बोथ इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। अब इसके बाद हम लोग 2 चीज़ और देखेंगे, एक का नाम है ओमिक कंडक्टर और दूसरे का नाम है नॉन ओमिक कंडक्टर। ये क्या चीज़ होता है? तो हम लोग अभी देखेंगे ओमिक कंडक्टर एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। तो
Ohmic conductor is a conductor which obeys Ohm's law is called ohmic conductor. The conductor which obeys Ohm's law is called ohmic conductor. यानी जो कंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे करता है उसको हम लोग ओमिक कंडक्टर कहते हैं, यानी जिसके लिए वो वैलिड होता है, जिसके लिए लागू होता है वो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि द एट ए गिवन टेम्परेचर और ए फिक्स टेम्परेचर रेसिस्टेंस ऑफ ओमिक कंडक्टर इज कांस्टेंट। किसी दिए गए टेम्परेचर पर या कोई फिक्स टेम्परेचर पे अगर टेम्परेचर चेंज नहीं करते हैं तो ओमिक कंडक्टर का रेसिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर बदलने से बदलता। इट्स रेसिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। इसका रेसिस्टेंस जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस के वैल्यू पर और करंट के वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता है। कहाँ से हम लोग देखा था, जब ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहे थे तो I1 के लिए हम V1 निकाला, फिर I2 के लिए V2 निकाला, I3 के लिए V3 निकाला, तो I1 बदला, V1 बदला, I2 बदला, V2 बदला, फिर उसके बाद I3 के लिए V3 आया। तो ये I1 भी बदल रहा, V1 बदल, लेकिन दोनों का तीनों का रेशियो हम देखा तो V1 इस बाई I1 इक्वल टू V2 बाई I2 इक्वल टू V3 बाई I2, यानी ये रेशियो इसका कांस्टेंट आ रहा। इसी को हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता है। किसके लिए? फॉर ओमिक कंडक्टर। उसके बाद आता है कि ग्राफ ड्रॉन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट फॉर सच मटेरियल इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। यानी अगर हम ओमिक कंडक्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच ग्राफ खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा जो ओरिजिन से पास करेगा। जो हम लोग ग्राफ को लास्ट क्लास में, हम लोग पिछले क्लास में देखा भी था जब ओम्स लॉ हम पढ़ा रहे थे, तब लास्ट पॉइंट बनता है उसका एग्जाम्पल क्या बनता है ओमिक कंडक्टर का। जितना मेटेलिक कंडक्टर है सारे के सारे को हम लोग क्या बोलेंगे? ओमिक कंडक्टर बोलेंगे। तो ये 5 पॉइंट हमको याद रखना है। पहला है डेफिनेशन किसको कहते हैं, तो जो ओम्स लॉ को ओबे करता है उसको ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। गिवन टेम्परेचर पर इसका रेसिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। इसका रेसिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच अगर ग्राफ खींचते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन आता है, ऑरिजिन से पास करता है। एग्जाम्पल में बोलेंगे ऑल मेटेलिक कंडक्टर। तो 5 पॉइंट हम लोग याद रखेंगे ओमिक कंडक्टर के लिए। इसी तरह का 5 पॉइंट हम लोग नाम याद रखेंगे किसके लिए? फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर। डेफिनेशन बनेगा द कंडक्टर विच डज नॉट ओबे ओम्स लॉ इज कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर। यानी वैसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है या उसको फॉलो नहीं करता है उसका नाम हम देते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। इट्स रेसिस्टेंस इज़ नॉट कांस्टेंट। इसका रेसिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है कि इट्स रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के वैल्यू पर ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्राफ ड्रॉन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट फॉर सच मटेरियल इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, इट डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन एंड इट इज़ नॉट ए स्ट्रेट लाइन बट इट इज़ ए कर्व। क्या बताया गया कि इसके पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो ये न तो ओरिजिन से गुजरता है और न ये स्ट्रेट लाइन होता है। इट डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन एंड इट इज़ नॉट ए स्ट्रेट लाइन बट इट इज़ ए कर्व। एग्जाम्पल में हम लोग इसका बोलेंगे गैस डिस्चार्ज ट्यूब, सेमी कंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर एक्सेट्रा। ये सब एग्जाम्पल आपका बनता है नॉन ओमिक कंडक्टर। अब बोलिए इतना जो बोला सुनाई दिया आप लोगों को? यहाँ भी दिक्कत है? हाँ, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। हाँ ठीक है, लिख लीजिएगा। अब इसके बाद एक और आता है, उसको हम लोग पढ़ते हैं, बोलते हैं सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टर एंड
सुपर कंडक्टिविटी। ये क्या है, इसको समझना। तो ये देखा गया, हम लोग देखा है कि कुछ मेटल का के केस में क्या देखा कि अगर हम उसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर को घटाते हैं तो रेसिस्टेंस घटता है। तो सारे के तो लिए तो नहीं, लेकिन कुछ में ऐसा पाया गया है कि सर्टेन मेटल हुआ या सर्टेन एलॉयज है या सर्टेन ऑक्साइड्स है मेटल का, उसके जब टेम्परेचर को घटाते हैं तो उसका रेसिस्टेंस धीरे धीरे घटता जाता है, और घटते घटते एक टाइम ऐसा आता है कि उसका रेसिस्टेंस ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पर उसका रेसिस्टेंस ज़ीरो होता है उस टेम्परेचर को बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर। समझ में आई बात? तो इसी प्रॉपर्टी को, यानी जिस प्रॉपर्टी के कारण किसी मटेरियल का रेसिस्टेंस ज़ीरो हो जाता है या अपने रेसिस्टेंस को वो खो देता है, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है सुपर कंडक्टिविटी। और जिस मटेरियल के अंदर इस तरह का प्रॉपर्टी पाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग सुपर कंडक्टर। बात समझ में आया जो बोला हूँ? कहा गया है कि कुछ मेटल, कुछ एलॉयज और कुछ ऑक्साइड्स के साथ ऐसा देखा गया है कि their resistance decreases with decrease in temperature. At a particular temperature, their resistance becomes zero. It means that they lose their resistance. The temperature at which their resistance becomes zero is called transition temperature or critical temperature. The property due to which a material loses its resistance at very low temperature is called superconductivity, and the material which shows this property is called superconductor. यानी किसी भी मटेरियल का वह प्रॉपर्टी जिसके कारण बहुत ही लो टेम्परेचर पर अपने रेसिस्टेंस को ज़ीरो कर देता है या अपना रेसिस्टेंस खो देता है, उस टेम्परेचर का नाम देते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर। तो किसी भी मटेरियल का क्या हो, किसी भी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो अपने रेसिस्टेंस को खो देता है बहुत ही कम टेम्परेचर पर, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, कंडक्टिविटी। और जिस मटेरियल के अंदर इस तरह का प्रॉपर्टी होता है या इस तरह का गुण पाया जाता है या जिस तरह का दिखाता है अपने अंदर प्रॉपर्टी, उसको हम लोग बोलते हैं सुपर कंडक्टर। तो सारे में ऐसा नहीं होता है। जैसे मरकरी के बारे में कहा गया कि मरकरी जो है वो सुपर कंडक्टर के जैसा बिहेव करता है, लेकिन इतना कम टेम्परेचर पे करता है कि वो टेम्परेचर हासिल करना बहुत मुश्किल है। जैसे मरकरी के बारे में पाया गया, जब इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया कि मरकरी जो है वो आपको 4.2 केल्विन पर सुपर कंडक्टर के जैसा काम करता। आप कोई हमको बताइएगा 4.2 केल्विन कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर आएगा? मरकरी बिहेव्ड एज सुपर कंडक्टर एट टेम्परेचर 4.2 केल्विन। ये 4.2 केल्विन जो है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा? कोई हमको बताइएगा। उधर से बताइए, कौन बता सकता? Mercury behaved as semiconductor at 4.2 Kelvin. What will be its value in Celsius scale? यानी 4.2 केल्विन को आप सेल्सियस स्केल में कितना बोलिए? कितना? 277.2। कहाँ से? कहाँ से?
हाँ 1 केल्विन में बदल के देखिए तो कितना आता है। यहीं पर बदलिए कितना आता है। देखा कितना आया, -268.8 डिग्री सेंटीग्रेड। रिलेशन ये होता है, इसी से बदला जाता है उसको, आने तो सीधा सीधी -273 में उतना जोड़ी जितना आएगा माइनस में रिजल्ट आएगा, यहाँ से निकाला जाता है। जो ऑरिजिन निकालने का यही है, तो इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो के दिया उसको -273 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जो के है उसमें माइनस इतना कीजिए, जवाब आएगा जो 8 आ गया, 12 से 4 गया 8 आ गया, 6 हो गया, -268.8 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी -268.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर मरकरी जो होता है वो क्या करता है, सुपर कंडक्टर कैसा बिहेव करता है। अब बताइए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ जम जाता है और यहाँ कितना आ रहा है, -268.8, मोटा मोटी -269 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पर कोई भी चीज़ जीवित रहेगा। तो ये पाया ज़रूर गया है सुपर कंडक्टर के ऐसा, लेकिन इतना कम टेम्परेचर है कि इतना कम टेम्परेचर पे काम करना बहुत मुश्किल होता है। तभी बहुत सा इस पर रिसर्च चल रहा है। तो ऐसा मटेरियल का खोज किया जा रहा है कि जो रूम टेम्परेचर पर, या मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर जिस पर आदमी ह्यूमन बीइंग काम कर सकता है, उस टेम्परेचर पर वो सुपर कंडक्टर कैसा काम करेगा, तो बहुत यूज़फुल चीज़ ही हो जाता है। ठीक है, तो यही कहा गया है कि वैसा मटेरियल, किसी भी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी जिसके वजह से वो बहुत ही कम टेम्परेचर पे अपने रेसिस्टेंस को खो देता है या उसका रेसिस्टेंस 0 हो जाता है, उसी प्रॉपर्टी का नाम हम लोग देते हैं क्या चीज़, सुपर कंडक्टिविटी। और जिस मटेरियल के अंदर इस तरह का प्रॉपर्टी पाया जाता है उसको हम लोग सुपर कंडक्टर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताया गया कि मरकरी जो है वो 4.2 केल्विन पर एज ए सुपर कंडक्टर काम करता है। तो ये तो बोल दिया गया कि लेकिन प्रैक्टिकली इतने डिग्री पर काम करना पॉसिबल नहीं है। यानी 4.2 केल्विन का मतलब हुआ -268.8 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी मोटा मोटी -269 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पर काम करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अभी इस पर रिसर्च चल रहा है कि ऐसा कोई सुपर कंडक्टर मिले जो नॉर्मल टेम्परेचर पे काम करे कि उसे काम लिया जा सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट डे हम लोग इस पर ओम्स लॉ पे हम और रेसिस्टेंस पर न्यूमेरिकल बताएंगे। आप लोग सब आदमी इसमें रहिएगा। तो इसमें हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद ओम्स लॉ तो पढ़ा ही है, रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ा, कंडक्टेंस के बारे में पढ़ा, रेसिस्टिविटी के बारे में पढ़ा, कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा। अब फिर इस तरह का हम लोग देखा ओमी कंडक्टर क्या होता है, नॉन ओमी कंडक्टर क्या होता है, आपको सुपर कंडक्टर क्या होता है, सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है। तो ये सब मोटा मोटी थ्योरी पार्ट का चीज़ था। कल हम लोग जो रेसिस्टेंस पढ़ा है और ओम्स लॉ पढ़ा है उस पर कुछ टिपिकल टाइप का न्यूमेरिकल हम बताएं। पहले हम आसान से शुरू करेंगे, फिर उस तरह का जो है जो बताने लायक चीज़ है उसको हम बता